तो फॉरेक्स अरिथमेटिक के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो देखो, ये एक ऐसा रेट होता है जिस रेट के ऊपर हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 USD इज इक्वल टू 82 INR, ये एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है। ये हमें बताता है कि अगर आपको 1 USD डॉलर चाहिए तो बदले में आपको 82 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बेसिकली शो कर रहा है कि $1 के इक्वल हमारे रुपीज़ की क्या वैल्यू है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का यूज़ हम इसीलिए करते हैं क्योंकि देखो, हर देश की करेंसी की वैल्यू अलग होती है। जैसे USA की जो करेंसी है डॉलर, उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू इंडियन रुपीज़। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर पहले ये देखना होता है कि एक देश की करेंसी के 1 रुपये के इक्वल दूसरे देश की करेंसी के कितने रुपीज़ जो है वो आते हैं, ताकि आप उसके हिसाब से एक्सचेंज जो है वो कर पाओ। तो फॉरेन एक्सचेंज की रेट क्या होता है? ये एक ऐसा प्राइस होता है जिस प्राइस के ऊपर हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं। ये हमें शो करता है कि अगर आपको किसी एक देश की करेंसी चाहिए तो उसके लिए अपने देश की करेंसी की कितनी यूनिट्स आपको जो है वो पे करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है करेंसी पेयर। करेंसी पेयर यहाँ पर क्या होता है? देखो, करेंसी पेयर दो करेंसीज की कोटेशन होता है। करेंसी पेयर दो करेंसीज की कोटेशन होती है जिसके अंदर हम ये शो करते हैं कि एक करेंसी के इक्वल दूसरी करेंसी की क्या वैल्यू है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने शो किया USD INR इज इक्वल टू 82 रुपीज़, तो ये एक तरह का यहाँ पर करेंसी पेयर है। और इसके अंदर हमने शो किया है कि 1 USD इज इक्वल टू 82 रुपीज़ जो है वो आते हैं। ठीक है, ये जो करेंसी है ये आपकी यहाँ पर बेस करेंसी है। ये जो USD है बेस करेंसी है, और ये जो INR है ये आपकी कोट करेंसी है। ठीक, क्योंकि हमने INR की वैल्यू कोट की है इस एक्सचेंज रेट के अंदर, करेंसी पेयर के अंदर। अब ये जो करेंसी कोटेशंस होती हैं ये दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट कोटेशन और एक इनडायरेक्ट कोटेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन क्या होती है? देखो, जब हम किसी करेंसी पेयर के अंदर या फिर करेंसी कोटेशन के अंदर ये शो करते हैं कि एक फॉरेन करेंसी के इक्वल हमारी होम करेंसी की क्या वैल्यू है, तो उस कोटेशन को हम डायरेक्ट कोटेशन कहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हमने शो किया 1 USD इज इक्वल टू 82 रुपीज़, तो हमने देखो इस करेंसी कोटेशन के अंदर शो किया है कि एक फॉरेन करेंसी के इक्वल हमारी होम करेंसी की क्या वैल्यू है, तो ये आपका डायरेक्ट कोड जो है वो कहलाएगा। उसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट कोड। इनडायरेक्ट कोड क्या होता है? तो देखो, जब हम ये शो करते हैं कि एक होम करेंसी के इक्वल फॉरेन करेंसी की क्या वैल्यू है, तो वो आपका इनडायरेक्ट कोड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपने शो किया कि 1 रुपये के इक्वल 0.012 USD डॉलर है। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट कोटेशन जो है वो कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टर्म्स अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गए होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देखेंगे, तो यहाँ पर एक इंडियन एक्सपोर्टर है, उसने यहाँ पर $10,000 की जो गुड्स हैं वो US बायर को सोल्ड की हैं। बैंक ने जो डायरेक्ट कोड दिया है USD INR 83.40 है और 83.60 है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि एक्सपोर्टर को इंडियन रुपीज़ के अंदर $10,000 के बदले में कितनी रुपीज़ जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोटेशन है ना, ये 2 वे कोटेशन है। जो करेंसी की कोटेशन होती है वो भी दो तरह की होती है, 1 वे कोटेशन एंड 2 वे कोटेशन। ठीक है, 1 वे कोटेशन के अंदर सिर्फ आपको एक ही प्राइस दिया होता है, या तो सेलिंग या फिर बाइंग। 2 वे कोटेशन के अंदर आपको दो प्राइजेस दिए होते हैं। पहला प्राइस जो होता है वो बाइंग रेट होता है जो कि 83.40 है, और दूसरा प्राइस होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो, ये जो एक्सपोर्टर है इसके पास 10,000 USD डॉलर है। ठीक है, अब ये इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है, तो इसे यहाँ पर इंडियन रुपीज़ चाहिए, डॉलर तो इंडिया के अंदर चलता नहीं है। तो ये पहुंचा बैंक के पास और बैंक को 10,000 USD डॉलर जो है वो सेल कर दिया। ठीक है, और बैंक ने ये 10,000 USD डॉलर खरीद लिए, इसके बदले में एक्सपोर्टर को रुपीज़ पे कर दिए। तो आपको बताना है कि एक्सपोर्टर को कितने रुपीज़ यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि आपको रेट कौन सा लेना है। यहाँ पर देखो, जब भी आप फॉरेन एक्सचेंज रेट लोगे ना, तो हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि बैंक यहाँ पर कर क्या रहा है। देखो, इस एग्जाम्पल के अंदर जो बैंक है वो USD डॉलर को बाय कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बाइंग रेट लेना है। बाइंग रेट कितना है? 83.40। इसका मतलब है 1 USD इज इक्वल टू 83.40। तो 10,000 के इक्वल कितना होगा? तो 10,000 को सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है 83.40 के साथ।
तो अगर आप 10,000 को मल्टीप्लाई करते हो 83.40 के साथ, तो ये होता है आपका 8,34,000, यानी कि जो एक्सपोर्टर है उसको 8,34,000 रुपये जो है वो मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, एक इंडियन इंपोर्टर है, उसे 5 लाख रुपए पे करने हैं यूएस सप्लायर को। बैंक ने जो इनडायरेक्ट कोड दिया हुआ है वो है INR USD 0.0119 0.0121। हाउ मच USD इज रिक्वायर्ड टू पे? ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो करेंसी कोटेशन है ये शो कर रहा है कि 1 रुपए के इक्वल है 0.0119 और 0.0121। ठीक है, ये बाइंग रेट है और ये सेलिंग रेट है। अब ये जो इंडियन इंपोर्टर है इसको 5 लाख रुपए पे करने हैं यूएस सप्लायर को। अब ये जो यूएस सप्लायर है ये यूएसए के अंदर काम करता है, तो इसे डॉलर्स चाहिए। तो ये जो इंपोर्टर है वो बैंक के पास पहुंचा, उसने 5 लाख रुपए बैंक को दे दिए और बोला कि इसके बदले में मुझे USD डॉलर जो है वो दे दीजिए, ठीक है, ताकि मैं यूएस सप्लायर को पे कर सकूं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बताना है कि इंपोर्टर को कितने USD डॉलर मिलेंगे और वो कितने USD डॉलर यूएस सप्लायर को पे करेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको तो रेट यहाँ पर लेना है, ठीक है। बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है, बैंक यहाँ पर USD डॉलर को सेल कर रहा है, क्योंकि इंपोर्टर बाय कर रहा है ना, तो आपको सेलिंग रेट लेना है, वो है 0.0121। तो 1 रुपए के इक्वल USD डॉलर की वैल्यू ये है। अब आपको क्या करना है, 5 लाख को मल्टीप्लाई करना है 0.0121 के साथ। अगर आप ऐसा करते हो 5 लाख इंटू 0.0121, तो ये आएगा 6050 डॉलर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस रेट, और ये फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक का ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो, क्रॉस रेट। अब ये क्रॉस रेट क्या होता है, देखो, जब भी दो करेंसीज के बीच में हमें डायरेक्ट एक्सचेंज रेट गिवन ना हो, जैसे एग्जांपल के लिए इंडियन INR और यूरो, मान लो इनके बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज रेट हमें गिवन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि 1 यूरो के इक्वल INR की क्या वैल्यू है, या फिर 1 INR के इक्वल यूरो की क्या वैल्यू है, ये आपको पता ही नहीं है, ठीक है। पर आपको INR को यूरो के साथ एक्सचेंज करना है, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर हम क्रॉस रेट का यूज करेंगे। हम इनडायरेक्टली जो है इन दोनों के बीच में एक्सचेंज रेट को ढूंढेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक कॉमन करेंसी फाइंड आउट करनी होगी जिसका एक्सचेंज रेट दोनों के साथ गिवन हो। तो मान के चलिए वो कॉमन करेंसी है USD डॉलर, तो आपके पास USD INR का एक्सचेंज रेट गिवन है, वो है 82 रुपीज़, और आपके पास USD यूरो का भी रेट गिवन है, वो है आपका मान लो 1.02, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आप यहाँ पर INR और यूरो के बीच का जो एक्सचेंज रेट है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। कैसे? देखो, एक चीज आप नोटिस करो, ये जो करेंसी कोटेशन है ये शो कर रहा है कि 1 USD इज इक्वल टू होता है 82 रुपीज, और ये शो कर रहा है 1 USD इज इक्वल टू होता है 1.02 यूरो। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो 82 रुपीज है वो 1.02 यूरो के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही 1 USD डॉलर के इक्वल है। आप देख सकते हो ना कि ये भी एक USD डॉलर के इक्वल है और ये भी 1 USD डॉलर के इक्वल है, तो इनडायरेक्टली ये दोनों इक्वल हुए ना, ठीक है। अब आपको ये निकालना है कि 1 यूरो की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, 1.02 को इधर ले आना है, यहाँ आकर डिवाइड करना है 1.02 को, ठीक है, और यहाँ पर आपका INR होगा, और यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 1 यूरो। अब आपको क्या करना है, 82 रुपीज को डिवाइड करना है 1.02 के साथ, 82 रुपीज को डिवाइड करना 1.02 के साथ, तो ये आएगा यहाँ पर 80.39। तो ये आपका यहाँ पर एक्सचेंज रेट है INR और यूरो का, ठीक है। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, यूरो INR इज इक्वल टू 80.39, ठीक है, यानी कि 1 यूरो के इक्वल 80.39 रुपीज जो है वो आते हैं। तो ये जो रेट आपने फाइंड आउट किया है ना, इसी को हम यहाँ पर क्रॉस रेट जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई दो करेंसीज है उसके बीच में आपको डायरेक्ट एक्सचेंज रेट पता नहीं है, तो आप एक कॉमन थर्ड करेंसी की हेल्प से उनके बीच का एक्सचेंज रेट पता कर सकते हो, और वो जो एक्सचेंज रेट होगा वो आपका क्रॉस रेट जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, एक इंडियन कंपनी है, उसे 50,000 यूरो पे करने हैं एक सप्लायर को जर्मनी के अंदर।
बैंक ने जो एक्सचेंज रेट प्रोवाइड किया है वो इस तरीके से है, यूएसडी आईएनआर 83.20, यूएसडी यूरो 1.10। बैंक ने यहाँ पर कोई भी डायरेक्टली कोटेशन नहीं दी है आईएनआर और यूरो की, तो आपको क्या करना है, आपको क्रॉस रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर जो आपको करेंसी दी है वो है यूएसडी करेंसी कोटेशन आईएनआर इज इक्वल टू 83.20 और दूसरी यूएसडी आईएनआर इज इक्वल टू 1.10। तो सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल यहाँ पर करना है। तो 83.20 आईएनआर इक्वल है 1.10 यूरो के, ठीक है। ओके, अब अगर आपको 1 यूरो की वैल्यू निकालनी है तो 1.10 को यहाँ पर ले आइए, ठीक है, ये आ गया यूरो। तो 83.20 को आपको डिवाइड करना है 1.10 के साथ, तो ये आएगा 75.73, यानी कि 1 यूरो की वैल्यू कितनी आई है, 75.63, ठीक है। अब आपको निकालना है 50,000 यूरो की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, 50,000 को मल्टीप्लाई करना है 75.63 के साथ, तो ये 50,000 इंटू 75.63 ये बनता है आपका 37,815,000, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी होगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि 37,81,500 आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। बाकी देखो ये जो 818 है ये डेसिमल की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आया है, बाकी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है वो रहेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप पहले क्रॉस रेट फाइंड आउट कर सकते हो, फिर अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। कोई डाउट हो पूछ सकते हो, जल्दी से बताइए कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है या फिर नहीं। जो थोड़ा सा यहाँ पर 318 रुपये का डिफरेंस आया था ना, वो सिर्फ डेसिमल की वजह से आया था, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 डेसिमल लिए थे, तो आपका भी आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको सबसे नज़दीक की जो वैल्यू है वो यहाँ पर चूज कर लेनी है एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। अब मैं ना आपको एक कॉमन मेथड बताता हूँ, एक शॉर्टकट बताता हूँ क्रॉस रेट को फाइंड आउट करने का। तो आपको ना एक जेड ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉमन करेंसी लिख लेनी है, यहाँ पर आपकी होम करेंसी, और ये यहाँ पर आपकी थर्ड करेंसी यूरो, ठीक है। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। देखो जैसे आईएनआर की वैल्यू कितनी दी हुई है 83.20, यूरो की वैल्यू कितनी गिवन है 1.10, ठीक है। तो अगर आपको एक वैल्यू यहाँ पर और एक वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है, तो आपको यहाँ पर डिवाइड करना है सिंपली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 83.20 को सिंपली 1.10 के साथ डिवाइड कर देना बिना सोचे समझे, ठीक है। और अगर बाई चांस वैल्यू आपको यहाँ और यहाँ मिल जाती है, तो आपको सिंपली उसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट हो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरवर्ड रेट कैलकुलेशंस की। तो हम फॉरवर्ड रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले फॉरवर्ड रेट क्या होता है उसको समझते हैं। देखो फॉरवर्ड रेट एक ऐसा रेट होता है जिसके ऊपर हम एक फ्यूचर डेट के ऊपर करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए एक ए पर्सन है और बी पर्सन है, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 3 महीनों के बाद ए पर्सन 10,000 यूएसडी डॉलर सेल करेगा बी को 82 रुपीज़ के हिसाब से, और बी को खरीदना होगा। तो ये बिल्कुल ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आपस में कर लिया। अब ये जो रेट है ना 82 रुपीज़, जिसके ऊपर हम एक फ्यूचर डेट के ऊपर ट्रांजेक्शन को सेटल करेंगे, वही रेट आपका फॉरवर्ड रेट जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब फॉरवर्ड रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 2 तरीके हैं। अगर आपकी करेंसी प्रीमियम पे, करेंसी प्रीमियम पे होने का मतलब है कि आपकी करेंसी की वैल्यू पहले से बढ़ गई है। जैसे पहले आपका जो करेंसी की वैल्यू थी वो 82.20 था, अब वो बढ़कर 82.40 हो गए, तो हम कहेंगे करेंसी प्रीमियम पे है। तो इस केस में क्या करना होगा, तो जो सपोर्ट रेट होगा, सपोर्ट रेट का मतलब है कि करंटली जैसे अभी अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो किस रेट पे कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया और 2 वर्किंग डेज के अंदर वो सेटल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो जिस रेट के ऊपर वो सेटलमेंट होगी, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, उसको हम सपोर्ट रेट कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप करंट रेट भी कह सकते हो। तो जो भी आपका सपोर्ट रेट है मान के चलिए वो है 82.20, उसके अंदर जो फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं वो ऐड कर दीजिए। फॉरवर्ड पॉइंट्स क्या होता है, तो देखो फॉरवर्ड रेट और सपोर्ट रेट का जो डिफरेंस होता है उसको हम फॉरवर्ड पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सपोर्ट रेट आपका 82.20 है और फॉरवर्ड रेट कितना है 82.40, तो डिफरेंस कितने का है 0.20 का, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। तो ऐड करोगे तो ये आपका 82.40 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो अगर करेंसी प्रीमियम पे। अगर करेंसी डिस्काउंट पे, करेंसी डिस्काउंट होने का मतलब है कि करेंसी की वैल्यू पहले से कम हो गई है,
जैसे पहले करेंसी की वैल्यू थी 82.20, अब वो कम होकर 82.10 रह गई है, ठीक है। तो हम कहेंगे करेंसी डिस्काउंट पे। उस केस में ये जो फॉरवर्ड पॉइंट है वो हमें माइनस करना होगा, यानी कि 82.20 के अंदर आपको माइनस करना होगा 0.10, तो ये आपका 82.10 जो है वो आ जाएगा, ये आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो एक इंडियन इंपोर्टर है, उसे यहाँ पर 1 लाख $, पे करने हैं 3 महीनों के बाद। सपोर्ट USD INR रेट है 83.00 और 83.20। फॉरवर्ड पॉइंट्स गिवन है +0.30 प्लस 0.40। प्लस का मतलब है करेंसी प्रीमियम पे है। तो आपको यहाँ पर फॉरवर्ड रेट जो है वो निकालना है, जो कि 3 महीनों के बाद होगा। और ये भी बताना है कि इंपोर्टर को इस रेट के हिसाब से कितना इंडियन रुपीज जो है वो पे करना होगा। सबसे पहले आपको 3 महीने का जो फॉरवर्ड रेट है वो निकालना होगा। तो अगर हम बाइंग रेट निकालें तो वो है 83.00 सपोर्ट रेट है और फॉरवर्ड पॉइंट है 0.30, तो ये हो गया 83.30। अगर हम सेलिंग रेट निकालें तो वो है 83.20 प्लस 0.40, ये हो गया 83.60, ठीक है। अब देखो इंपोर्टर को 1 लाख $, पे करने, यानी कि वो 1 लाख $, बैंक से खरीदेगा और बैंक सेल करेगा, तो आपको यहाँ पर सेलिंग रेट लेना है, ठीक है। तो 83.60 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 लाख के साथ। तो अगर आप 83.60 को मल्टीप्लाई करते हो 1 लाख के साथ, तो ये हो जाता है आपका 83,60,000। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक इंडियन एक्सपोर्टर है, उसे $50,000 मिल रहे हैं 2 महीनों के बाद। सपोर्ट USD INR रेट है 84.50, 84.80, ठीक है। फॉरवर्ड पॉइंट्स -0.20 -0.10। आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है और INR अमाउंट भी निकालनी है जो एक्सपोर्टर को मिलने वाली है 2 महीनों के बाद। सबसे पहले अगर हम फॉरवर्ड रेट की बात करें तो बाइंग रेट कितना है 84.50, इसमें से आपको माइनस करना है फॉरवर्ड पॉइंट जो कि है 0.20, तो ये हो गया 84.30। उसके बाद 84.80 सेलिंग रेट, माइनस करना है फॉरवर्ड पॉइंट जो कि है 0.10, तो ये हो गया 84.70, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सपोर्टर है वो $, सेल कर रहा है बैंक को और बैंक बाई कर रहा है, तो आपको यहाँ पर बाइंग रेट लेना है। तो 84.30 को आपको मल्टीप्लाई करना है 50,000 के साथ, ठीक है। तो जब आप 84.30 को मल्टीप्लाई करते हो 50,000 के साथ, तो ये आता है आपका 42,15,000 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है? देखो आर्बिट्रेज को मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। मान के चलिए 2 मार्केट है, एक मार्केट एक्स है और एक मार्केट वाई है, ठीक है। तो मार्केट एक्स के अंदर एक ए नाम का प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। और मार्केट वाई के अंदर वही सेम ए प्रोडक्ट जो है वो 120 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को राम नाम के आदमी ने देखा और उसने प्रॉफिट कमाने की सोची। तो उसने क्या किया, एक्स मार्केट से ए प्रोडक्ट खरीदा और वाई मार्केट में जाकर सेल कर दिया और सीधा सीधा 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो इसी को हम आर्बिट्रेज कहते हैं। जब हम करेंसीज की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए USD INR कोट किया गया है मुंबई के अंदर 84.00 और दुबई के अंदर 84.50, यानी कि अगर आप मुंबई के अंदर $, सेल करते हो तो आपको 84.00 मिलेगा और बाय करोगे तो 84.00 पे आपको $1 मिलेगा। पर अगर आप दुबई में जाकर सेल करते हो तो आपको $1 के ऊपर 84.50 रुपीज़ जो वो मिलेंगे। तो आप यहाँ पर आर्बिट्रेज से प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0.50 का प्राइस डिफरेंशियल है ना, तो इसका यूज़ करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आपको बताना है कि अगर एक पर्सन ने $10,000 मुंबई से खरीदे और दुबई में जाकर सेल कर दिए तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया। तो देखो $1 के ऊपर 0.50 का प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो $10,000 के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, तो वो होगा 0.50 इंटू 10,000, तो ये होता है आपका 5,000। कितना होता है 5,000, ठीक है। तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया, 5,000 का प्रॉफिट जो है वो कमाया। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है, देखो
जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस को अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, ठीक है। एक बिजनेस के पास दो ही ऑप्शन होते हैं फंड को रेज करने के। पहला ऑप्शन होता है ऑनर से पैसा मंगवाना, दूसरा ऑप्शन होता है ऑनर के अलावा थर्ड पार्टी से डेट ले लेना, ठीक है। नॉर्मली बिजनेस जो है वो इन दोनों ऑप्शंस का यूज करती है, कुछ पैसा वो ऑनर से मंगा लेती है, कुछ पैसा वो डेट से अरेज कर लेती है, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक बिजनेस को 100 करोड़ की जरूरत थी तो उसने 60 करोड़ रुपए ऑनर से मंगवा लिए, 40 करोड़ रुपए का डेट ले लिया, ठीक है, और 100 करोड़ रुपए उसके पास आ गए और बिजनेस ऑपरेशन को वो परफॉर्म करने लगी। तो ये जो ऑनर का पैसा है और डेट का पैसा है जो कंपनी यूज कर रही है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन भी देखो तो जो लॉन्ग टर्म फंड्स के डिफरेंट सोर्सेज है, उसका जो कॉम्बिनेशन कंपनी यूज करती है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उस कॉम्बिनेशन को ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करें तो इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाते हैं। डेट की बात करें तो डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं। अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका लो लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर और एक होता है हाईली लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो, अगर एक कंपनी जो है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी का पोर्शन ज्यादा यूज करेगी, डेट का पोर्शन कम यूज करेगी, तो वो लो लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी को 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी तो कंपनी ने 80 करोड़ रुपए ऑनर से मंगवा लिए, 20 करोड़ रुपए डेट से मंगवा लिए। तो देखो यहाँ पर इक्विटी का जो पोर्शन है वो 80% है और डेट का पोर्शन बहुत ही कम है जो कि 20%। तो ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो लो लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर है और यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो डेट के ऊपर कंपनी को कंपल्सरी इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है, और अगर कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती है तो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, ओके। पर अगर कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा इक्विटी का पोर्शन यूज किया है तो उसके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं होती है डिविडेंड पेमेंट की। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड पे करेगी, अदरवाइज डिविडेंड नहीं पे करेगी, तो फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस हो जाता है। हाईली लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी डेट का पोर्शन ज्यादा यूज करती है। जैसे मान के चले कंपनी ने 80 करोड़ रुपए डेट से रेस किए और 20 करोड़ रुपए इक्विटी से रेस किए, तो ये हाईली लीवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा और यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिस्क है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम हो जाएगी क्योंकि देखो डेट की जो कॉस्ट होती है वो इक्विटी के कंपैरिजन में काफी कम होती है। तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, पर नुकसान क्या है कि फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। और इस कैपिटल स्ट्रक्चर का बेनिफिट की बात करें तो आपका फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, पर साथ ही साथ आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर हम थ्योरीज और अप्रोचेस की बात करेंगे जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताती है। पहली जो हमारी थ्योरी है वो है नेट इनकम अप्रोच। इसको डेविड ड्रॉन्ड ने जो है वो प्रपोज किया था। नेट इनकम अप्रोच कहती है कि अगर कोई कंपनी अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर लेना तो वो अपनी फर्म की वैल्यू को इंक्रीज कर सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो फर्म की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है। जैसे अगर मान के चलिए कि कंपनी ने ओवरऑल प्रॉफिट कमाया 100 करोड़ का, यानी ओवरऑल इनकम कमाई है 100 करोड़ की और उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो है यहाँ पर 80 करोड़ की, ठीक है, तो 20 करोड़ का प्रॉफिट आया। अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ जो है वो हम कम करके 60 करोड़ कर दें तो प्रॉफिट इंक्रीज होकर 40 करोड़ हो जाएगा। तो कंपनी का जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो कंपनी की वैल्यू भी जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो नेट इनकम अप्रोच कहता है कि अगर आपको फर्म की वैल्यू इंक्रीज करनी है, बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम करनी होगी। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने के लिए आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का पोर्शन ज्यादा यूज करना होगा, क्योंकि डेट की कॉस्ट जो है वो कम होती है इक्विटी की कॉस्ट से, ठीक है। जैसे एग्जांपल से यहाँ पर समझाता हूँ। माने कि चलिए यहाँ पर एक XYZ लिमिटेड कंपनी, उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो है 40% डेट, 60% इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 9% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, ठीक है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि जो टोटल कैपिटल कंपनी ने रेज की है उसकी जो कॉस्ट है वो आपको निकालनी है। उसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शन, डेट प्रोपोर्शन प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ डेट है 9, प्रोपोर्शन है 0.4, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15% और प्रोपोर्शन है 0.6। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये 12.6% आ गया। ये आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का पोर्शन बढ़ा देते हो, यानी कि 40 से 50% डेट कर देते हो, 50% इक्विटी कर देते हो, तब क्या होगा? तो देखो लास्ट में आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो 12% आएगा, जो कि कम हो गया है। और ऐसे ही अगर आप डेट का पोर्शन ज़्यादा यूज करते जाओगे तो आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम हो जाएगा, जिससे आपकी फर्म की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा
इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो काफी सिंपल यहाँ पर अप्रोच है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और अप्रोच है जिसको डेविड डुरांट ने ही डेवलप किया था, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये अप्रोच कहती है कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस है ना, उसका फॉर्म की वैल्यू के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कितना पोर्शन इक्विटी का यूज कर रहे हो, कितना पोर्शन डेट का यूज कर रहे हो, उससे फॉर्म की वैल्यू के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। फॉर्म की वैल्यू उतनी की उतनी ही रहती है। फॉर्म की वैल्यू डिपेंड करती है ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर। आप कितना ऑपरेटिंग इनकम कमा रहे हो उससे फॉर्म की वैल्यू डिटरमाइन होगी। अगर आप ज़्यादा ऑपरेटिंग इनकम कमाओगे तो फॉर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर कम ऑपरेटिंग इनकम कमाओगे तो फॉर्म की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि ये थ्योरी ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि देखो इस थ्योरी का मानना है, इस थ्योरी का यहाँ पर मानना है कि आप शुरुआत में जब डेट का पोर्शन इंक्रीज करते हो तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती है, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती है, पर साथ के साथ ना रिस्क बढ़ने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो वो ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो 12% थी, मान के चलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने डेट का प्रोपोर्शन 10% से बढ़ाया तो शुरुआत में तो कॉस्ट आपकी कम हुई, मान के चलो 12.11% हो गई। ठीक है, पर क्या हुआ कि डेट का पोर्शन बढ़ने की वजह से कंपनी रिस्की हो गई, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ गई। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने की वजह से आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो फिर से 12% हो गया, यानी कि जो डेट की कॉस्ट कम हुई थी ना उसको ऑफसेट कर दिया जो कॉस्ट यहाँ पर इक्विटी की इंक्रीज हुई है। इसीलिए आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम रहता है, चाहे आप जितना भी डेट या फिर इक्विटी का पोर्शन जो है वो यूज करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरी अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर जो है वो हो गई होगी। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी से बताइए कि आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गई या फिर नहीं होगी। ऑल इज क्लियर? ठीक है, जैसे अब ये जो अप्रोच है इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। तो मान के चलिए PQR कंपनी लिमिटेड, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर 40% डेट है, 60% इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डेट है 8% और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूम किया गया है 12%। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कि इस अप्रोच के अंदर बोला गया है कि शुरुआत में जब आप डेट का पोर्शन बढ़ाते हो तो डेट की कॉस्ट कम आने की वजह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है, पर साथ के साथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने की वजह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर पिछले वाले लेवल पे ही आ जाती है, यानी कि फिर से उतनी ही हो जाती है। ठीक है, तो देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेट इंटू प्रपोर्शन ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैसे निकाल सकते हो, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से अगर आप कॉस्ट ऑफ डेट और प्रपोर्शन ऑफ डेट को माइनस कर देते हो और डिवाइड कर देते हो प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी के साथ, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल कर आ जाता है। मैं इसको ना आपको लिख के बता देता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो WACC को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेट इंटू प्रपोर्शन ऑफ डेट। ठीक है, अब अगर आप इसको इधर ले आते हो, ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है, मान लो आपने WACC को इधर ये जो कॉस्ट ऑफ डेट और प्रोपोर्शन ऑफ डेट है वो आप इधर ले आते हो, तो WCC जो आपका WACC है इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ डेट, आपका कॉस्ट ऑफ डेट इंटू प्रपोर्शन ऑफ डेट। क्या आपने इधर ले आया तो इधर क्या बचा, इधर बचा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, और आपका प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी को आप इधर ले आइए, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो देखो पहले आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी था 14.67%, पर जब आपने डेट का पोर्शन बढ़ा दिया तो रिस्क बढ़ने की वजह से आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़कर 16% जो है वो हो चुका है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया, तो देखो आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12 है। ठीक है, और 8 पॉइंट इंटू 0.5 तो वो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 0.5 के साथ, तो 8 को आप 0.5 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका 16% जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी अप्रोच है वो है आपके यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच।
ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ पर क्या होती है, देखो ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि आप जब डेट का पोर्शन ज़्यादा यूज़ करते हो ना, तो इनिशियली आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप और ज़्यादा कॉस्ट का प्रपोर्शन इंक्रीज करते हो तो आपकी कंपनी रिस्की हो जाती है। रिस्की होने की वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर अब बढ़ने लग जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से डेट का प्रपोर्शन बढ़ाने की वजह से आपकी जो कॉस्ट कम हुई थी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो फिर से उतनी हो जाती है। जैसे मान के चलिए आपने डेट का प्रपोर्शन 40% यूज़ किया है, 60% इक्विटी का प्रपोर्शन यूज़ किया है, तो 40% जब आपने डेट का प्रपोर्शन यूज़ किया था, WACC था 12%, 50% आपने डेट का पोर्शन यूज़ कर लिया, 50% इक्विटी, तो ये कम होकर 10% हो गया। आपने अब 60% डेट का पोर्शन यूज़ कर लिया, तो आप कंपनी रिस्की हो गई है, तो अब यहाँ पर WACC दोबारा से 12% हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इससे ज़्यादा डेट का पोर्शन यूज़ करते हो तो कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगी, और जिससे आपकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अब वो बढ़कर 14% 15% भी हो सकती है। तो ये आपकी यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच थी। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो।